नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत सिंगापुर के बीच सामरिक साझेदारी पर सहमति, रक्षा, साइबर सुरक्षा समेत 10 करार। 31 पॉलिसी में सिंगापुर बड़ा सहयोग। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक। जीएसटी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी। असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर। आमिर खान के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी का देश की छवि खराब करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, सवाल उठाने की जगह वजह जाने बीजेपी। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका। रतलाम झाबुआ सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत। टीआरएस का वारंगल पर कब्जा। विधानसभा की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी का परचम। तुर्की ने मार गिराया रूस का लड़ाकू विमान। एक पायलट की मौत, दूसरा लापता। सीमा उल्लंघन का आरोप, रूस ने किया खंडन। आइए देखते हैं पहली खबर। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली है। इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा। विधानसभा की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। मणिपुर में बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की निर्मला दिलीप सिंह भूरिया को 88,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। ये सीट बीजेपी नेता दिलीप सिंह भूरिया के देहांत के बाद खाली हुई थी। जनता अपना हक दोबारा आजमा रही है और दोबारा भाजपा को अपना आईना दिखाने का काम कर रही है। और ये भाजपा, ये जीत झाबुआ में जनता की जीत है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की जीत है और स्वयं हमारे प्रत्याशी और हमारी पूरी टीम की जीत है। अभी हम चुनाव में जीत का संकल्प लेके उतरे थे, लेकिन इस उपचुनाव में वहां के आदिवासी मतदाताओं तक, फलिए फलिए तक हम ये बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए और विकास के काम वहां तक पहुंचाने में, उनका विश्वास जीतने में हमारी रणनीतिगत कुछ कमी रह गई। वहीं तेलंगाना की वारंगल सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा है। यहां टीआरएस प्रत्याशी दयाकर पसनूरी ने कांग्रेस के सर्वे सत्यनारायण को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश की देवास विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को 30,000 वोटों से हराया। वहीं मणिपुर विधानसभा की 2 सीटों थोंगजू और थांगमीबांध पर बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही। थांगमीबांध सीट पर बीजेपी के जय किशन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिन वाइखोम को मात दी। वहीं थोंगजू सीट पर बीजेपी के विजित सिंह ने कांग्रेस के विजय कोईजाम को पराजित किया। इन सीटों पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। वहीं मिजोरम में कांग्रेस नेता ललथन जारा ने एजल उत्तर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ललथन हावला के छोटे भाई अपने प्रतिद्वंद्वियों मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार वानलाल वेना को मात दी। वहीं मेघालय की नोनगस्तान विधानसभा सीट पर मुख्य विपक्षी दल हिल स्टेट डेमोक्रेसी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उपचुनाव के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान निर्मल पाठक, जो कि राजनीतिक संपादक है हिंदुस्तान से। निर्मल, स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर अजय चौड़िया हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम से, जो कि चुनाव के बारे में उनसे भी जानते हैं। अजय, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, ये जो सबसे बड़ी, मैं कहूँ, एक झटका बीजेपी के लिहाज से लोकसभा चुनाव, जिस उपचुनाव में हार मिली है, क्या बड़ी वजह आपको दिख रही है वहाँ पर इसके पीछे? देखिए भाई साहब, ये जो हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री जी की हाईटेक बातें और हाई फाई वादे, ये शायद ट्राइबल बेल्ट इसको पचा नहीं पाया है। और ट्राइबल बेल्ट में जिस तरह से आरक्षण पर मोहन भागवत जी का बयान, मध्य प्रदेश के विधायकों की सत्ता में मदमस्त होना और कांग्रेस की एकजुटता, मुझे इसका एक कारण लगता है।
झाबुआ के क्षेत्र में मैंने काफी घूमकर देखा, और एक जो बड़ा जो पॉइंट मुझे नजर आया है, वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए नेताओं के बल पर चुनाव लड़ा है, उसी तरह कांग्रेस ने उसके विपरीत अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को इस चुनाव में मैदान में उतारा, उनके द्वारा रणनीति बनाई गई रणनीतियों का पालन किया है। इसके लिए लगता है कि ये इतनी बड़ी जीत हुई है। लेकिन अजय, एक लोकसभा चुनाव में हार और विधानसभा के उपचुनाव में जीत बीजेपी के लिहाज से, क्या इसे इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि विधानसभा को लेकर जो राज्य सरकार थी या उसकी जो ताकत थी, उसके जो मैं कहूँ कि एक संगठन था, वो लगा रहा, लेकिन उतना इंटरेस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं दिखा? नहीं, देवास को आप उस कड़ी में नहीं जोड़ सकते, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देवास में वहाँ के महाराजा की मृत्यु के बाद वहाँ के पूर्व विधायक जो मंत्री थे, उनकी व्यक्तिगत जो एक महाराजा वाली छवि है, और उसी की तारतम्य में जो लहर थी कि महाराज के परिवार से किसी व्यक्ति को चुन लिया जाए, इसे नहीं देखा जा सकता कि ये कोई भाजपा की जीत है। राज परिवार के लोगों की संवेदना जो प्रकट की लोगों ने, उसमें सहानुभूति थी, इसलिए जीत मिली वहां पर। जी हाँ, केवल सहानुभूति की जीत है। चलिए अजय जी, शुक्रिया वहां से इस पूरे अपडेट के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच। मध्य प्रदेश में शुरू करना चाहूँ उपचुनाव के नतीजों से, क्या संकेत देते दिखते हैं मध्य प्रदेश के नतीजे लोकसभा चुनाव अगर मैं शुरुआत करूँ तो? देखिए, उपचुनाव में एक तो ये इससे ये लग रहा है, पिछले काफ़ी समय से वहाँ दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके देहांत के बाद बीजेपी ने उनकी बेटी को, निर्मला भूरिया को, जो वहाँ से विधायक भी हैं, उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। और ऐसे ही उन्होंने देवास में जो विधानसभा की सीट खाली हुई थी, तुकोजी राव पवार, वो शिवराज सिंह सरकार में मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया वहाँ पे। तो दोनों जगह परिवार के सदस्य बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे थे। देवास में उनकी पत्नी जीत गई हैं, जो वो सही कह रहे हैं अजय जी कि एक सिंपैथी वहाँ पे उनके लिए रही होगी। वो हालांकि उस तरह से उनके काम वाम वगैरह का बहुत ज़्यादा वो नहीं था तुकोजी राव पवार का, लेकिन एक क्योंकि वो राजसी परिवार से थे और एक पुराना देवास वो रहा है राजा के मामले में, तो उनके और काफ़ी समय से वो वहाँ पे जीतते आ रहे थे चुनाव, तो ये एक तरह से उनका व्यक्तिगत वो था। लेकिन जो झाबुआ रतलाम में बीजेपी हारी है, वो बीजेपी के लिए ज़रूर चिंता का विषय होना चाहिए। एक तो दिलीप सिंह भूरिया को वो लेके गए, इसका मतलब अभी तक भाजपा वहाँ इतने सालों से उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर है, प्रतिनिधि वहाँ पर है, उसके बावजूद वो आदिवासियों में, झाबुआ रतलाम आदिवासी बहुल बड़ी बेल्ट है, उसमें वो आदिवासियों के बीच में अभी तक अपना विश्वास कायम करने में, भरोसा जगाने में अगर सफल नहीं हुई है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। कांतिलाल भूरिया भी वहाँ से लगातार, वो भी दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया के बीच में ही वहाँ चुनाव पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो कभी कांतिलाल भूरिया जीते तो कभी दिलीप सिंह भूरिया जीते। तो भूरिया ने इस बार वापसी, कांतिलाल भूरिया ने, वो मिनिस्टर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, और लगातार वो वहाँ मेरे ख्याल से संपर्क में रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार, क्योंकि बाई इलेक्शन था, तो कांग्रेस को वहाँ पे अपना एक वापसी के लिए भी एक उनको लग रहा होगा, बहुत समय से कांग्रेस वहाँ वापसी के प्रयास कर रही है, तो एकजुट होकर के चुनाव लड़ा हो, ये हो सकता है उनका जी। और इसलिए लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो आदिवासियों में, और इतने साल से, पिछले करीब 15 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये नहीं मानता कि ये नरेंद्र मोदी जी के वादों की वजह से या उसका कोई बहुत ज़्यादा असर वहाँ इस बाई इलेक्शन में पड़ा होगा। लोकल टच की कमी, लोकल कैंडिडेट की कमी, और ये स्थानीय मुद्दे ज़्यादा होंगे, और ख़ास करके एक हो सकता है कि व्यापक वाला भी जो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये मोदी जी को इस चुनाव से जोड़ना मुझे नहीं लगता उतना। अब मैं आता हूँ मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर जहाँ पर बीजेपी ने दोनों सीटें जीती हैं, क्या ये माना जाए कि इन राज्यों में अब धीरे धीरे उसकी ज़मीन जो है वो उर्वरक होती जा रही, जहाँ पर बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है? पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्यों का ये रवैया रहा है, वो सेंटर में जिसकी सरकार होती है उसके साथ वहाँ वो रहते हैं, पर और कांग्रेस लंबे समय तक क्योंकि सेंटर में रही है, तो वहाँ ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में। इबोबी सिंह की, मणिपुर में इबोबी सिंह की सरकार भी पिछले 3 टर्म से वो वहाँ पर हैं, और उनके अभी पिछले कुछ समय से मणिपुर अशांत भी रहा है, वहाँ आंदोलन अभी भी चल रहा है जो हिंसात्मक भी हुआ, उसमें कुछ लोगों के मृत्यु भी हुई है, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा था। और कांग्रेस में वहाँ इबोबी सिंह की सरकार को लेकर अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है।
कुछ लोग यहाँ भी आए थे, दिल्ली भी आए थे उनके एमएलए जो इवोबी सिंह को बदलना चाहते थे। और ये जो बाई इलेक्शन वहाँ हुए वो तृणमूल कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीते थे जिनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो वो तृणमूल के दोनों कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे इस बार। तो अंदरूनी एक कलह कांग्रेस की, और दूसरा लंबे समय से जो एक नाराज़गी उनके सरकार में रहने की वजह से हो सकती है, मुझे लगता है उसका एक असर है। बीजेपी का एज सच अभी कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो अपने बलबूते पे वहाँ चुनाव जीत सकें। पार्टी की नहीं बल्कि उन कैंडिडेट्स की जीत है जिनको कैंडिडेट की जीत है, और कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह से मुझे लगता है ये बीजेपी को वहाँ पे सफलता मिलने में आसानी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दूसरी बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में सूखा, राज्यों ने मांगी केंद्र से मदद। क्या होगा किसानों का? कैसे सुधरेंगे हालात? देखिए RSTV विशेष सूखा, शाम 7:30 बजे। संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा और ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्ष अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस असहिष्णुता समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आर्थिक सुधारों से जुड़े GST संविधान संशोधन विधेयक पर भी कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गुरुवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार के लिए राह आसान नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित विपक्ष मुखर नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कई मसलों पर सरकार को घेरने की जुगत में है। इनमें असहिष्णुता का मुद्दा सर्वोपरि है। ऑलरेडी हम नोटिस दे दिए हैं और इंटॉलरेंस के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, और वो रूल 193 के तहत शायद एडमिट हो जाएगा और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरे पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बहस हो। कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों के अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर हमले की तैयारी में है। आर्थिक सुधार से जुड़े GST के मसले पर भी सरकार की राह आसान नहीं होगी। हर विषय पे बात करनी पड़ेगी, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। संसद कोई रबड़ की मोहर नहीं है कि सरकार बिल लाए और विपक्ष उस पर मोहर लगाए। 5 साल तक बीजेपी ने विरोध किया, इंश्योरेंस बिल का विरोध किया, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का विरोध किया। वो सही माने में दलगत राजनीति थी। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और व्यापम जैसे मसलों पर सरकार और विपक्ष की तनातनी से मॉनसून सत्र की कार्यवाही में खासा अवरोध देखा गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अभिनेता आमिर खान के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी जहां बयान की निंदा कर रही है तो वहीं कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। उधर मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां कड़ी प्रतिक्रिया दे रही हैं। केंद्र सरकार ने आमिर खान के बयान की निंदा की है। To just make a blatant statement that during NDA rule under the Prime Ministership of Narendra Modi, the country has become intolerant. This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. उधर कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को इसके पीछे की वजहों का पता लगाना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि जब उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो वो जब कहता है तो उसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा कह रहा है,
यस, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचना चाहिए, बजाय तुम ऐसी बात किए तुम गांव के बाहर जाइए या दुनिया छोड़ के जाइए। हालांकि बॉलीवुड आमिर खान के समर्थन में नहीं है। बॉलीवुड का कहना है कि आमिर खान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इंडिया आई थिंक इज द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री। अगर आपकी जो इंसिडेंट्स आप मेजर करें तो आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो व्हाट्स हैपनिंग। सो आई थिंक उतना स्टेबिलिटी होने के बाद भी अगर कोई किसी ने कहा कि हम इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहिए, सो आई फील इट सेंड्स ए वेरी रॉन्ग सिग्नल एंड ए रॉन्ग इमेज अबाउट इंडिया। आमिर खान ने एक सम्मान समारोह में कहा था कि देश के माहौल को देखते हुए उनकी पत्नी ने देश छोड़ने की बात कही थी। उनके बयान को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिश्तों को नया आयाम देते हुए भारत और सिंगापुर अब सामरिक साझेदार बनेंगे और इसके लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा और नागरिक उड्डयन समेत 10 समझौते हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सुन लूंग की मौजूदगी में ये करार हुए। मोदी ने सिंगापुर को भारत के 20 स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए न्योता दिया है और इसके अलावा भारत ने सिंगापुर से ब्रिटेन की तर्ज पर रूपी बॉन्ड को भी मान्यता देने की अपील की। भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में तब्दील करने का फैसला किया है। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष ली सून लूंग से मुलाकात की। इसके अलावा मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी तान केंग से भी मिले। दोनों पक्षों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रणनीतिक भागीदारी पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच साझा घोषणा पत्र भी शामिल था। The political defense and security cooperation and economic and financial cooperation, which lists the scaling of trade and investment, speeding up of air and maritime connectivity and coastal development. दोनों देश राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक और जनता के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। सबसे खास रहा रक्षा सहयोग संधि। इसके तहत रक्षा मंत्रियों के स्तर पर वार्ता, सेनाओं के बीच साझा अभ्यास, रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग किया जाएगा। दोनों देशों के बीच शहरी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी समझौते हुए। India came up for discussion, so therefore joint production was discussed. And to take this forward, we would be working in the context of the renewed and enhanced defense cooperation agreement that was signed today, and talking about possible areas of cooperation in terms of joint production. दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति भवन और सिंगापुर के राष्ट्रपति आवास का स्मारक टिकट भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत निवेश आकर्षित करने के लिहाज से बड़ा केंद्र बन चुका है। सिंगापुर के कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। उन्होंने सिंगापुर के कारोबारियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश का न्योता दिया, साथ ही कर समेत आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिया। सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के जाने माने 15 निवेशकों से मुलाकात की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन को संबोधित किया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए सिंगापुर को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। We regard Singapore as an essential ally in the implementation of our Look and Act East policy. I am fully aware of the importance role Singapore has played in the implementation of this policy. I look forward to working with Singapore in a bigger way. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। एनडीए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भविष्य की उम्मीद है। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों को पारदर्शी कर व्यवस्था देने का भी भरोसा जताया। Such a huge potential for creation of infrastructure and production of goods will not be available in any other country. More importantly, no one place on earth can offer the customer base on such a massive scale.
प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ते हुए दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की कंपनियों को भारत की सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। उन्होंने 2016 से जीएसटी के लागू होने की भी उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के आखिरी पड़ाव में सिंगापुर एक्सपो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदेशों में बसे भारतीयों की वजह से भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को सिंगापुर से स्वच्छता पर सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के विकास में भारतीय समुदाय के लोगों के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की। जिस धरती पर पहुंचे, जान पहचान थी या नहीं थी, हालात अनुकूल थे या प्रतिकूल थे, आपने उस धरती को अपना बना लिया। आपने उस देश के लोगों के साथ आप ऐसे मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाए। ओआरओपी मसले पर आज पूर्व सैनिकों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नोटिफिकेशन पर बात हुई। पूर्व सैनिकों ने उन शर्तों पर चर्चा की जिन्हें वो सरकार के नोटिफिकेशन में जोड़ना चाहते हैं। मुलाकात के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद अब वो संतुष्ट हैं। नोटिफिकेशन के अंदर जो मुद्दे हमने दिए हैं 6-7 मुद्दे, तो वो सरकार अपने लेवल पे ही क्यों नहीं इसको सॉल्व कर देती हैं। और हमें जान के मतलब ये अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके ऊपर अब पूरा डिटेल में विस्तार से इसको चेक करते हैं, देखेंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लगा, तो इसीलिए जो आज हम पूरा डेलीगेशन मीटिंग करने गया था, हमें इस बात की खुशी है। केंद्र सरकार की स्वर्ण मौद्रीकरण योजना अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को इसकी घोषणा की थी, लेकिन लोगों में इसे लेकर उत्सुकता कम दिख रही है। जानकार और सरकार दोनों का इस मसले पर अलग लग रहा है। 5 नवंबर को सरकार ने लोगों और संस्थानों के पास रखे सोने को इस्तेमाल में लाने के लिए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की घोषणा की, जिसके तहत कोई व्यक्ति या संस्थान सोने को बैंकों में जमा कर ब्याज प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह नहीं दिख रहा। जानकारों का कहना है कि सोने पर दिया जाने वाला ब्याज काफी कम है और साथ ही इसे जमा करने के तरीकों को और आसान बनाना होगा। 2.5% का इंटरेस्ट रेट है। अगर आज वो अनाउंस कर दें कि हम 1 महीने के लिए सिर्फ 3% कर रहे हैं और जो इस दौरान में जमा कराएंगे उनको 3%, बाद में फिर हम उसको 2.5% करने वाले हैं, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रश ऑन दैट। बट लोगों को ये लग रहा है कि जैसा उनका साइकोलॉजी है, मेंटालिटी है कि आराम से करेंगे, पहले लोगों को करने दो, हम जल्दी में क्यों जाएं, हम ये फैसला अभी क्यों करें। देश भर में सिर्फ 33 ऐसे सेंटर हैं जिनकी शुद्धता के सर्टिफिकेट को सरकार ने मान्यता दी है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। उधर सरकार का कहना है कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में ऐसे और सेंटर खोले जाएंगे। जहां तक मोनेटाइजेशन का प्रश्न है, अभी उसका पूरा एपरेटस जिसमें गोल्ड की टेस्टिंग हो रही है वो इस्टेब्लिश होकर सेटअप किया जा रहा है। करीब 22,000 टन सोना इस समय आम लोगों और संस्थानों के पास है। सरकार का कहना है कि बैंकों में सोना जमा होने से इसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तुर्की में F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए जाने पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने तुर्की के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि विमान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। रूस ने कहा कि मंत्रालय बताया है कि वो रूसी विमान के गिराए जाने की परिस्थितियों पर गौर कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका असर रूस और तुर्की के संबंधों पर भी पड़ सकता है। इससे पहले तुर्की ने रूस पर तुर्की विमान क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया था। तुर्की ने दावा किया है कि F-16 ने रूसी विमान पर तब फायरिंग की जब उसने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो फुटेज भी दिखाया जा सकता है कि विमान में एक पहाड़ पर गिरने से पहले उसमें आग लगी। इस हादसे में जहां एक पायलट की मौत हुई, वहीं दूसरा पायलट का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। और इस घटना के बाद नाटो ने ताज़ा हालात पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है।
तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात, जहां पर उत्तर प्रदेश के भदोही में बनी कालीन और कन्नौज के इत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए। भदोही में बने कालीन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भदोही में बने कालीन के स्टॉल्स पर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोगों के बीच पर्शियन, एम्बोश और सिल्क कालीन की खास मांग है। मुझे ट्रेडिशनल कालीन बहुत पसंद है, कालीन भदोही का खास करके, तो इसलिए यहाँ हूँ मैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जैसे कालीन वालीन है और कपड़ों का काफ़ी लेकर के करा गया है, और खाने पीने की काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पैक्ड आइटम्स अवेलेबल हैं, जिसको देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं कन्नौज का इत्र भी इस बार मेले में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। कन्नौज का लोटस, बेला, मस्क, रजनीगंधा और रूह खस की खुशबू लोगों को खूब भा रही है। कन्नौज इत्र के बारे में बहुत सुना था, हैदराबाद से भी इधर से भी लेकर के आते रहे, मगर कन्नौज का नाम पाया, आज यहाँ आए तो ये मिला, तो हमने ये 4-5 फ्लेवर लिए हैं। इसमें बहुत तेज़ गंध वाला काला भूत है, और बेला है जो पार्टी वियर के अंदर में ज़्यादा काम आता है, और लाइट भी हैं जिसके अंदर में खसखस है, और वो दिन में भी काम पहन सकते हैं। जेंट्स में भी लेडीज़ में भी बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी पाई गई है। इत्र में एक्चुअली एसेंस जो है बहुत प्योर होता है इसका, और कोई हेल्थ के लिए बहुत इतना नुकसानदेह नहीं जैसे और चीज़ें हैं, उनमें अल्कोहल होता है, कुछ होता है तो नुकसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। विश्व व्यापार मेला आम लोगों के लिए खुलने के बाद से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। 14 नवंबर से शुरू हुआ मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी।